हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नॉलेज मंडली लेकर के आया एक बिल्कुल नायाब सीरीज। जो सुसाइडल केस सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, बच्चों के सुसाइडल केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सुसाइडल केस है उनको कैसे रोका जा सकता है, इस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सिलीसेट झील सीरीज चल रही है। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी बनाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स। स्कूलों की क्या जिम्मेदारियां बन जाती हैं, कैसे सुसाइडल केस को रोका जा सकता है, उस पर आधारित क्वेश्चंस सिली सेट झील श्रृंखला पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21, व्हाट कैन लीड इवन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स टू परसीव सुसाइड इन द रॉन्ग वे। यहां तक कि जानकार और शिक्षित व्यक्तियों को भी आत्महत्या के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है। जानकार और शिक्षित व्यक्ति हैं वो भी आत्महत्या के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाते हैं। वो क्या कारण है जिनकी वजह से ये प्रेरित होते हैं, गलत दृष्टिकोण अपनाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पॉपुलर बिलीफ्स, मिथ्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, इमीडिएट स्ट्रेस कॉजिंग इवेंट्स। यहाँ तक कि जानकार या शिक्षित व्यक्तियों को भी आत्महत्या के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाने के लिए कौन सी चीज है जो प्रेरित कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा मिथ्स। मिथ्स का मतलब है कि गलत धारणाएं हैं, उनकी वजह से जानकार और शिक्षित व्यक्ति है वो क्या करते हैं, इसके प्रति गलत दृष्टिकोण बना लेते हैं, आत्महत्या को प्रेरित कर सकते हैं। तो गलत चीजें हैं वो बढ़ावा देती है, मिथ्स है वो बढ़ावा देते हैं आत्महत्या को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा मिथ्स। अगला सवाल देख लेते हैं। 22, according to suicide prevention guidelines, what is the purpose of discussing suicide with a person at risk। आत्महत्या रोकथाम दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम वाले व्यक्ति के साथ आत्महत्या पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि जोखिम वाले व्यक्ति है उनके साथ में आत्महत्या पर चर्चा क्यों करनी चाहिए, क्या उसके उद्देश्य हो जाएंगे। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे टू इंक्रीज देयर लाइकलीहुड ऑफ अटेम्प्टिंग इट, टू डिस्करेज देम फॉर अटेम्प्टिंग इट, टू एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड प्रिवेंशन, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू शो देम सीकिंग हेल्प इज यूजलेस। जो दिशा निर्देश स्कूलों के लिए जारी किए गए थे उनके अनुसार जोखिम वाले व्यक्ति के साथ आत्महत्या पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा, क्या उसके पर्पज हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा टू एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड प्रिवेंशन। आत्महत्या के लिए ओपन डिस्कशन किया जाए कि ऐसा करना गलत है, इस प्रकार के कृत्य है वो गलत हो जाएंगे। तो ओपन चर्चा होनी चाहिए, कोई समस्या है तो उस पर ओपन डिस्कशन होने चाहिए। और साथ में जब ओपन चर्चाएं होंगी, डिस्कशन होंगे तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये उद्देश्य हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सुसाइड प्रिवेंशन गाइडलाइंस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग सुसाइड विद ए पर्सन एट रिस्क। जो खतरा है, जो व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, उसके साथ में सुसाइड पर चर्चा करने के क्या मतलब हो जाएंगे, ओपन डिस्कशन हो जाएगा जिससे कि उसको रोका जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा टू एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड प्रिवेंशन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आस्किंग फॉर हेल्प एंड शेयरिंग प्रॉब्लम्स। मदद मांगने और समस्याएं साझा करने के बारे में आप क्या सोचते हैं। दे आर इनइफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सुसाइड, दे आर साइंस ऑफ वीकनेस, दे आर नेसेसरी फॉर गेटिंग सपोर्ट, और डी ऑप्शन हो जाएगा दे शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। मदद मांगने और समस्याएं साझा करने के बारे में आप क्या सोचते हैं। मदद मांगनी चाहिए और समस्याओं को साझा करने से क्या होगा, क्या इनको रोका जा सकता है, आत्महत्याओं को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, हो जाएगा दे आर नेसेसरी फॉर गेटिंग सपोर्ट। सपोर्ट या सहायता प्राप्त करने के लिए ये चीजें जरूरी हो जाएंगे। वहां पर आपको क्या करनी है कि आपको मदद मांगनी चाहिए और साथ में प्रॉब्लम्स को बताना चाहिए। समस्याओं को बताएंगे तभी समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट होंगी, उनको समस्याओं को निपटाया जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकता है। अगर आपने समस्याओं को दबाए रखा, आपने चर्चा नहीं करी और हेल्प नहीं मांगी तो क्या होगा, सुसाइडल केस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इन पर ओपन चर्चा होनी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होने चाहिए और साथ में उनको रोका जा सकता है। जब आप चर्चाएं करेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, हो जाएगा दे आर नेसेसरी फॉर गेटिंग सपोर्ट। Move to question number 24. How should one respond to someone sharing suicidal thoughts or self-harm attempts?
किसी को आत्मघाती विचार या खुद को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को साझा करने पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यानी कि किसी के मन में आत्मघाती विचार आ रहे हैं, सेल्फ हार्म के विचार आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं या सेल्फ हार्म के अटेम्प्ट कोई करना चाह रहा है, तो आपके क्या विचार होने चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए उसके प्रति। इग्नोर इट एज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, रिस्पॉन्ड विद सेंसिटिविटी एंड केयर, एनकरेज देम टू कीप इट टू देमसेल्व्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा डिसमिस इट एज ए क्राई फॉर हेल्प। किसी को आत्मघाती विचार या खुद को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को साझा करने पर, यानी कि वो ये चीजें बता रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा रिस्पोंड विद सेंसिटिविटी एंड केयर। मतलब कि बहुत संवेदनशील रहना होगा और सावधानी पूर्वक उसके साथ में आपको रिस्पोंड करना होगा, प्रतिक्रिया देनी होगी। ऐसा नहीं है कि ठीक है हाँ मर जा कोई बात नहीं है। अगर कोई इस प्रकार के विचार व्यक्त करता है, सुसाइडल थॉट आते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ का ये मरने वाला है, कहाँ सुसाइड करने वाला है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। उसको रोकना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या बात है, इस तरीके के विचार आपके मन में क्यों आ रहे हैं, कौन सी परेशानियां हैं, कौन सी दिक्कतें हैं। तो बहुत संवेदी रूप से प्रतिक्रिया दीजिए और सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया दीजिए, जिससे कि वो सुसाइडल थॉट है उनको छोड़ दे, सेल्फ हार्म को छोड़ दे, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया है वो सामने वाले को देनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा रिस्पॉन्ड विद सेंसिटिविटी एंड केयर। क्वेश्चन देख लेते हैं 25th। व्हाट इज द विजन ऑफ एवरी चाइल्ड मैटर्स, हर बच्चा मायने रखता है का दृष्टिकोण क्या है। बहुत ही बड़ी बात है। प्रत्येक बच्चा है उसके अपने मायने हैं, उसका एक एग्जिस्टेंस है। तो एवरी चाइल्ड मैटर्स मतलब क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है, क्यों ये बात बोली गई है कि एवरी चाइल्ड मैटर्स, हर बच्चा मायने रखता है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट केयर एंड प्रोटेक्शन टू ईच चाइल्ड, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ अंडरलेइंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल, understanding the crucial steps towards prevention of suicide, building resilience and coping skills। हर बच्चा मायने रखता है का दृष्टिकोण क्या है, क्या मतलब है हर बच्चा मायने रखता है, एवरी चाइल्ड मैटर्स का क्या मायने हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा प्रोवाइडिंग एडिक्वेट केयर एंड प्रोटेक्शन टू ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे की पर्याप्त देखभाल की जाए और साथ में प्रोटेक्शन भी दिया जाए, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा दी जाए। एवरी चाइल्ड मैटर्स का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे की पर्याप्त देखभाल की जाए और प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित किया जाए, ये मतलब हो जाएगा एवरी चाइल्ड मैटर्स का दृष्टिकोण, ये हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 26। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्महत्या की रोकथाम की दिशा में पहला कदम क्या होना चाहिए। एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ अंडरलेइंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल, बिल्डिंग रिसाइलियंस एंड कोपिंग स्किल्स, आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स एट द इंडिविजुअल लेवल, और डी ऑप्शन हो जाएगा एस्टेब्लिशिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स एट स्कूल फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल्स। आत्महत्या की रोकथाम की दिशा में पहला कदम क्या होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ अंडरलेइंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल। बहुत बड़ी बात है, उन कारणों की खोज करनी चाहिए जिससे वो आदमी है वो प्रभावित हो रहा है, दुखी हो रहा है, चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो उसके पीछे छुपे हुए कारण है, उनको पता लगाना, ये जानकारी लेना सबसे पहला कारण हो जाएगा। सुसाइड को रोकने के लिए पहला कदम हो जाएगा कि आप छुपे हुए कारण है, किन कारणों से इंसान है, बच्चा है वो परेशान है, उसके कारणों को जानने की कोशिश करिए। तो वजह जब आपको पता लग जाएगी तो निश्चित रूप से सुसाइड है वो रोके जा सकते हैं, क्योंकि वजह पता लग जाएगी तो उन वजहों का समाधान किया जा सकता है, उन फैक्टर्स को समाधान किया जा सकता है और सुसाइड को रोका जा सकता है। तो पहला कदम आपका क्या हो जाएगा, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ अंडरलेइंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन देख लेते 27। हाउ आर रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कैटेगराइज्ड, जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। इंडिविजुअल, स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल्स, ऑब्वियस एंड नॉन ऑब्वियस फैक्टर्स, डिमार्केटेड एंड इंटररिलेटेड फैक्टर्स, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स एंड कोपिंग स्टाइल्स। हाउ आर रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कैटेगराइज्ड, कैसे जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा इंडिविजुअल, स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल। जहां पर रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है उनको इंडिविजुअल लेवल पर कैटेगराइज करना होगा, स्कूल लेवल पर करना होगा, फैमिली लेवल पर करना होगा, कम्युनिटी लेवल पर करना होगा।
क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हो जाती है, इंडिविजुअल्स को आप कैसे दुखों से परेशानियों से अलग कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं, उनकी समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं। साथ में स्कूल की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी, स्कूल है वो बच्चों के साथ में कैसे ट्रीट करे, ये बातें हो जाएंगी। फैमिली की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी, कम्युनिटी की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी। इन सभी चीजों को आप क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, रिस्क कहाँ कहाँ पर ज्यादा होते हैं और क्या क्या प्रोटेक्शन है वो दिए जा सकते हैं, उनको कैटेगराइज किया जाएगा, किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर किया जाएगा, स्कूल लेवल पर किया जाएगा, फैमिली लेवल पर भी किया जाएगा, और कम्युनिटी समाज की भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो सब मिल करके और हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट से बचा सकते हैं। और साथियों, नॉलेज मंडली बता रहा है आपको रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। सुसाइड सम रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनको कैटेगराइजेशन हमने देखा कि इंडिविजुअल लेवल पर होगा, स्कूल लेवल पर होगा, फैमिली लेवल पर होगा, कम्युनिटी लेवल पर होगा। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है वो कैसे आप उनको रोक सकते हैं, ये सभी कैटेगराइजेशन वाले पॉइंट यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, देख लीजिए। रिस्क फैक्टर सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन और अदर मेंटल इलनेसेस, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अब्यूज, वायलेंस एटसेट्रा। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखनी है, क्यों डिप्रेशन में बच्चा गया या दूसरे मेंटल इलनेस क्यों हुए थे, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कौन कौन से थे, कोई अब्यूज तो नहीं हुआ, बच्चा शिकार तो नहीं हुआ, पीड़ित तो नहीं हुआ, या उसके साथ में कोई हिंसा तो नहीं हुई, वायलेंस तो नहीं हुआ। तो वो हिस्ट्री पता लगानी होगी रिस्क फैक्टर खोजने के लिए। इसके साथ में सेकंड पॉइंट हो जाएगा प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ सेल्फ हार्म सुसाइड, कोई अगर हिस्ट्री है, प्रीवियस अटेम्प्ट उसने किया है इंडिविजुअल लेवल पर, तो रिस्क फैक्टर आप पता लगा सकते हैं। होपलेसनेस मतलब कि वो निराशा उसमें आ गई है, वो अभी उसकी सारी आशाएं हैं वो मर चुकी हैं, उसको कहीं सहारा नहीं दिखता है, तो होपलेसनेस है वो रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। इसके साथ में एडिक्शन टू सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एडिक्शन टू सोशल मीडिया, गेमिंग, सब्सटेंस यूज एटसेट्रा, कोई सोशल मीडिया से अडिक्ट हो गया है, बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया, ये भी कारण हो सकता है। या गेम है, सोशल मीडिया के गेम है, या कंप्यूटर गेम है, मोबाइल गेम है, गेमिंग का एडिक्शन उसको हो गया है, या सब्सटेंस यूज, कोई नशे का शिकार वो हो गया है, ये भी रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं सुसाइड के। इसके बाद में पुअर सेल्फ एस्टीम, मतलब कि खुद को वो अहमियत ही नहीं देता है, वो अपने आप को अहमियत मानता ही नहीं है, समाज में अपना एग्जिस्टेंस नहीं मानता है, तो रिस्क फैक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट है क्रोनिक पेन और टर्मिनल इलनेस, मतलब कि कोई दर्द है, उसको पीड़ा है, टर्मिनल इलनेस है, कोई उसको अंत करने वाली कोई बीमारी है कि वो उसका कोई इलाज ही नहीं है, मृत्यु ही एक कारण है। तो ये क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं। इसके साथ में इम्पल्सिव वोलेंट बिहेवियर, इम्पल्सिव वोलेंट बिहेवियर है वो भी रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं। और लास्ट है इंटरनल प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन लाइफ, ये सब क्या है कि कारण बनते हैं, रिस्क फैक्टर है उनको जन्म देते हैं, ये सभी कारण है वो हो जाएंगे इंडिविजुअल लेवल पर, और इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आप कैसे उनको सुरक्षित कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर आप कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं। सबसे पहला कारक है हैविंग ए पर्पज इन लाइफ, मतलब कि उसको ये बताना कि आपका भी जीवन का कोई मतलब है, तात्पर्य है, उद्देश्य है, आपका जीवन है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात बता देनी है। दूसरा है हेल्दी कोपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब उसको समस्याओं को ओवरकम करने के स्किल डेवलप करवाने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करवानी है, जिससे कि वो स्ट्रेस में नहीं आए, समस्याओं का समाधान करने के उनको स्किल डेवलप करवाना है। साथ में विलिंगनेस इन सीकिंग हेल्प, ये भी होना चाहिए कि वो मदद मांगे, लोगों से कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को बताए नहीं, किसी के पास में जाने से झिझके। तो ये आपको डेवलप करना होगा, ये बताना होगा कि आप मदद मांगे, आपको हर कोई मदद देगा, सहायता करेगा, ये होना चाहिए। और नेक्स्ट है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस इमोशंस, ये फैक्टर बहुत बड़ा है, उसको अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना होगा और उनको मैनेज करने की कला सिखानी होगी। और पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, जो पुअर सेल्फ एस्टीम उसमें डेवलप हो रही थी, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है उसमें डेवलप करनी होगी कि नहीं आप भी कुछ है, दुनिया में आपके भी कोई मायने हैं, आपको भी कोई रिस्पेक्ट करता है, अपने आप से वो प्यार करना सीखे, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके साथ में रेगुलर परस्यूट ऑफ हॉबीज, स्पोर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज,
ये बहुत बड़ी बात है। सभी समस्याओं का ये समाधान हो जाएगा। उसकी कोई हॉबी हो, कोई स्पोर्ट्स में वो अपना मन लगाए, क्रिएटिव एक्टिविटी में अपना जी लगाए, वो अपने हॉबीज में बिजी रहे, स्पोर्ट्स में बिजी रहे, अपनी क्रिएटिविटी में बिजी रहे, तब जाकर के ये सारे फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर है, वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंगेजमेंट विद स्टडीज और अदर स्कूल एक्टिविटीज। बच्चा पढ़ाई में लगेगा, दूसरी स्कूल की एक्टिविटीज में लगेगा, तो उसके मन के गलत विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो विचार आने बंद हो जाएंगे। और नेक्स्ट है नोविंग वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी कमजोरियां और ताकत वो पहचानना सीख जाएगा, तो निश्चित रूप से ताकत है उनको बढ़ावा देगा, एक्सपोजर देगा, और कमियों को धीरे धीरे रिड्यूस कर देगा। तो ये सारे फैक्टर इंडिविजुअल लेवल पर होंगे, जिससे एक सुसाइडल केस है वो कम किए जा सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर ये किए जा सकते हैं। नॉलेज मंडली आगे भी बता रहा है आपको कि दूसरी कैटेगरी स्कूल लेवल पर आप क्या कर सकते हैं, स्कूल लेवल पर आपके रिस्क फैक्टर कौन से होंगे और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे। तो रिस्क फैक्टर क्या है, सबसे पहला रिस्क फैक्टर यहाँ पर देख लीजिए, नेगेटिव स्कूल इन्वायरमेंट, लैक ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद पीयर्स, टीचर्स, डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग, हरासमेंट, ह्यूमिलिएशन, आइसोलेशन एटसेट्रा। मतलब स्कूल में क्या दिक्कतें हैं, क्यों सुसाइडल केस बढ़ेंगे, ये सारे कारण बनते हैं। सबसे पहला कारण बनता है नेगेटिव स्कूल एनवायरनमेंट, विद्यालय का वातावरण ही नेगेटिव हो, जो बच्चों को डिप्रेशन की ओर ले जाता है, उनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाता है, तो ये फैक्टर बनता है, ये कारण बनता है। यहाँ कौन कौन सी चीजें नेगेटिव स्कूल एनवायरनमेंट बनाने में मदद करती है, लैक ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब कि रिलेशनशिप वहां पर डेवलप नहीं हो रहा है, पीयर्स के बीच में बच्चा दोस्ती नहीं कर पा रहा है, टीचर और स्टूडेंट, टीचर पीपल के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं डेवलप हो पा रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन कोई होता है, अगर वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, छोटे बड़े का, नीच ऊंच का, ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन को आप बोल सकते हैं भेदभाव अगर विद्यालय में हो रहा है, तो वो बच्चे को डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, सुसाइड की ओर ले जाएगा, रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। साथ में बुलिंग अगर हो रही है, बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों को तंग कर रहे हैं, एक क्लास के बच्चे दूसरी क्लास को तंग कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव इन्वायरमेंट बनाएगा। हरासमेंट अगर कोई कर रहा है, किसी भी प्रकार का हरासमेंट हो रहा है, तो स्कूल के इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगा। ह्यूमिलिएशन अगर कोई हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है, तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा है क्या होगा, विद्यालय में नेगेटिव एनवायरनमेंट होने की वजह से रिस्क फैक्टर है उसके बढ़ जाएंगे। स्कूल रिस्क फैक्टर बढ़ाने में दूसरा कारण क्या हो सकता है, क्रिटिकल पीरियड्स, एग्जाम्स, रिजल्ट्स और स्ट्रेसफुल पीटीएम्स, ट्रांजिशन फेजेस, ये बहुत बड़े कारण बनते हैं। अगर क्रिटिकल पीरियड को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कॉप अप किया जाए, बच्चों को उन समय पर सपोर्ट किया जाए, जैसे कि एग्जाम एग्जाम का टाइम है वो स्ट्रेस वाला होता है, या रिजल्ट आता है, तो पेरेंट को, विद्यालय को उन सब चीजों पर गौर करना चाहिए। कहीं पर बच्चा स्ट्रेस में एग्जाम की वजह से तो नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स की वजह से तो नहीं आ रहा है, बच्चे को बहुत ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, उनको लताड़ा नहीं जाना चाहिए कि आपका रिजल्ट खराब है, आपने ये किया वो किया, बदमाशी करी। ऐसी चीजें आपको नहीं बतानी। कौन से टाइम में, एग्जाम टाइम पे, रिजल्ट आने पर, या स्ट्रेसफुल पीटीएम जब होती है, तो उनको ऐसा लताड़ा जाता है, पेरेंट के सामने ह्यूमिलिएट किया जाता है, ये गलत है क्योंकि क्रिटिकल पीरियड है। और ट्रांजिशन फेजेस, ट्रांजिशन फेजेस का मतलब है एक क्लास से दूसरी क्लास में, अभी तक वो एक क्लास में एडजस्ट हुआ था, वो फेमिलियर हो रखा था, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएगा तो उसको दिक्कतें हो सकती हैं, या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांजिट होता है तो भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इन पीरियड को, क्रिटिकल पीरियड्स को हमें ध्यान रखना होगा। स्कूल का रिस्क फैक्टर बढ़ाने में तीसरा कारण क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ स्कूल फैमिली कनेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है, विद्यालय और फैमिली का कोई संबंध ही नहीं होता, स्कूल अपने मन से मजे से चल रहा है और उसका फैमिली से कोई लेना देना नहीं, उसके पास में बच्चे आ गए, उसके बाद में उसके पेरेंट क्या हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करते विद्यालय, तो ये बहुत बड़ी कमी है। रिलेशनशिप स्थापित करना होगा, स्कूल और फैमिली के बीच में कनेक्शन देना होगा, जिससे कि आपस में जुड़ाव पैदा हो सके, बच्चे अपनी बातें शेयर कर सके, विद्यालय फैमिली में बच्चे को एडजस्ट करने में मदद करे और फैमिली है स्कूल में बच्चे को मदद करे, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो। और नेक्स्ट रिस्क फैक्टर स्कूल के लेवल पर क्या हो सकता है,
एकेडमिक प्रेशर फ्रॉम स्कूल। ये और गजब की कहानी है। एकेडमिक परफॉर्मेंस है, बच्चे का स्कूल में कम चल रहा है तो उसको पूरी तरीके से बच्चों के ऊपर थोपा जाता है, पेरेंट के ऊपर थोपा जाता है कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप हमारे स्कूल से इस बच्चे को निकाल ले जाइए, नहीं तो हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब होगा। ये बड़ी बातें हैं। स्कूल है वो क्या कर रहा है, रिस्क फैक्टर बढ़ा रहा है। स्कूल को क्या करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाना चाहिए, रिस्क फैक्टर को कम करवाना चाहिए, परंतु विद्यालय ही कारण बन रहा है किसका, सुसाइड का। इसलिए गाइडलाइंस जारी किए गए थे। अभी आपको क्या करना होगा, स्कूल लेवल पर आप कैसे पॉजिटिव फैक्टर वहां पर डेवलप कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव स्कूल इन्वायरमेंट आपको डेवलप करना होगा। एनरिचिंग एक्टिविटीज, आपको एक्टिविटीज को बढ़ावा देना होगा। साथ में सपोर्टिव पीयर एंड क्लास में टीचर रिलेशनशिप बढ़ाना होगा कि बच्चे आपस में मदद करें, एक दूसरे के साथ ही मदद करें, क्लासमेट्स है वो मदद करें, और टीचर के बीच में भी रिलेशनशिप है वो सपोर्टिव होना चाहिए। तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, सपोर्टिव बिहेवियर है, रिलेशनशिप डेवलप करना होगा पीयर्स के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, जिससे कि जहां जरूरत होती है, जिसको भी आवश्यकता होती है, मदद मिल सकती है। और जब मदद मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी, समाधान समस्या का हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बच्चा क्रिएटिविटी में जाएगा, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेगा। सेकंड यहाँ पर बताया गया है ओपन कनेक्शन बिटवीन स्कूल एंड फैमिली। ये रिलेशनशिप होना चाहिए। स्कूल अलग नहीं है परिवारों से, समाज से स्कूल अलग नहीं है, समाज का हिस्सा है, समाज को एक शेप देने में मदद करता है स्कूल। तो ओपन कनेक्शन होना चाहिए। बच्चों के कोई पॉजिटिव चीजें होती हैं, फैमिली में कोई फंक्शन होते हैं तो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। बच्चे का बर्थडे फैमिली में मनाया जाता है, स्कूल में भी उसको सेलिब्रेट किया जाए, जिससे उनकी बॉन्डिंग बनेगी और बच्चा है वो फैमिली और स्कूल में फर्क नहीं समझेगा। ये होना चाहिए, ओपन कनेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड दिया है पॉजिटिव फैक्टर में, प्रोटेक्टिव फैक्टर में, promotive mental health care practices, focus on social emotional learning, accessible mental health services, building key skills such as resilience, communication, etc. ये मेंटल हेल्थ केयर है उसकी प्रैक्टिसेज है वो बढ़ाई जाए, सोशल इमोशनल लर्निंग है वो बढ़ाई जाए, समाज में घुलने मिलने में मदद की जाए, साथ में असेसेबल मेंटल सर्विसेज है वो विद्यालय के द्वारा दी जाए, जिससे कि मेंटल स्टेटस देखा जाए। साथ में बिल्डिंग की स्किल्स है, बच्चे को जीवन जीने के लिए कलाएं सिखाई जाए। ऐसा नहीं है कि वो किताबी कीड़ा बन के रह जाए, उसको अपना जीवन जीने के लिए कलाएं सिखाई जानी चाहिए, उनको अपनी चीजें कहने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या हो सकता है, करियर सपोर्ट प्रैक्टिसेस, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए विद्यालय है वो तैयार करे, उनको करियर अपॉर्चुनिटीज बताए। तो ये सभी फैक्टर है वो प्रोटेक्शन में मदद करेंगे। प्रोटेक्टिव फैक्टर है वो सुसाइड को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो साथियों, प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स की नेक्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं। फैमिली का क्या रोल हो जाएगा, रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड इनस्टेबिलिटी, डाइवोर्स, सेपरेशन, फाइनेंशियल हार्डशिप एटसेट्रा। तो सबसे बड़ा कारण परिवार में क्या होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़े हैं या अनस्टेबिलिटी है, जैसे कि डाइवोर्स हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है या फाइनेंशियल कोई मुश्किलें आ रही हैं, ये क्या करती हैं, सुसाइडल फैक्टर को बढ़ाती हैं, रिस्क फैक्टर को बढ़ाती हैं। तो डाइवोर्स नहीं होने चाहिए। परिवार हैं समाज में बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, मतलब कि तलाक होते जा रहे हैं या अलग हो रहे हैं, उनको पृथक किया जा रहा है, परिवार में वो एक साथ में नहीं रह पा रहे हैं। तो बच्चे के लिए वो क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं। डाइवोर्स नहीं होने चाहिए, साथ में सेपरेशन नहीं होना चाहिए, और मुश्किलें, सामाजिक आर्थिक मुश्किलें हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। ये सब कारण है क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं सुसाइड वाले। और नेक्स्ट क्या है, परिवार के रिस्क फैक्टर के लिए कौन कौन से कारक होते हैं। पेरेंटल नेग्लेक्ट, एब्यूज, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन बाय फैमिली मेंबर्स। मतलब कि परिवार है वो क्या कर रहे हैं, माता पिता उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं या अब्यूज हो रहे हैं, या लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है, रिकॉग्निशन है, मतलब कि बच्चे को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। कई फैमिली में ऐसा देखा जाता है कि हमारा रंग तो ऐसा है, हमारी हाइट ऐसी है, हमारे नाक नक्श ऐसे हैं, ये बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया। तो परिवार में उसका एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, उसको ये माना नहीं जा रहा है कि ये हमारे परिवार का है। सबसे ज्यादा मुश्किलें क्या होती हैं, लड़कियों के प्रति होती हैं। लड़कियों को वो ग्रहण नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, या उनको महत्व नहीं दिया जाता है, तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है।
नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, लॉस ऑफ ए लाउड वन। ये बहुत बड़ा कारण होता है। परिवार में कोई अहम व्यक्ति है या सबसे प्यारा व्यक्ति चला जाए तो क्या हो जाता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, पेरेंटल मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सब कारण भी हो सकते हैं। और सिबलिंग राइवलरी है, ये भी एक कारण हो सकता है परिवार में। इसके बाद में क्रिटिसिज्म, बुलिंग बाई फैमिली मेंबर्स, किसी बच्चे को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके साथ में बुलिंग की जाती है, एक बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, फैमिली मेंबर को प्रताड़ित किया जाता है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये नहीं करता, वो पढ़ाई नहीं करता, या किसी को तंग किया जाता है, तो ये सभी है वो रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस टू परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स। ऐसा माना जाता है कि आपको तो कलेक्टर ही बनना है, टॉप ही करना है, तो बच्चा वास्तव में उसमें इतनी एनर्जी नहीं है और आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ जाती है, तो बच्चा क्या करेगा, रिस्क फैक्टर की ओर आगे बढ़ेगा। और नेक्स्ट है प्रिज्यूमिंग स्टूडेंट्स इनटू प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ऐसा मान लिया जाता है कि मेरा बच्चा, मैं ये तैयारी करवा रहा हूं तो वो अभी कलेक्टर बनेगा, ये एसडीएम बनेगा, ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ऐसा मान लिया आपने, कंपटीशन के लिए अप्लाई करवा दिया, उसको कोचिंग सेंटर में डाल दिया, और आप सोच रहे हैं कि अभी तो वो जज बन के ही निकलेगा, तो ये चीजें हैं वो गलत हैं। ऐसा आपको नहीं प्रिज्यूम करना है, ऐसा नहीं मानना है। बच्चे की कैपेसिटी होगी, बच्चे की क्षमता होगी, तो निश्चित रूप से वो अपने कोई स्थान पालेगा। तो कहना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि अगर सौतेला बाप है, सौतेली माँ है, तो वो क्या होते हैं, बच्चे को फैमिली में, परिवार में किसी दूसरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। अब फैमिली के प्रोटेक्टिव क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या हो सकते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉन्ड्स विद फैमिली मेंबर्स। ये सबसे पहला कारण हो जाएगा कि आपस में रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए, हेल्दी बॉन्डिंग होनी चाहिए, प्रत्येक मेंबर है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे से वो बातें शेयर करें, आपस में चर्चाएं करें, और एक दूसरे पर वो क्या हो, निर्भर हो, तो इससे क्या हो जाएगा कि उनके रिस्क फैक्टर हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिक्योर स्टेबल एंड सेफ होम एनवायरनमेंट। सुरक्षित, स्थायी और संरक्षित होम एनवायरनमेंट है वो होना चाहिए। घर में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, घर में परिवार का सदस्य आ रहा है, तो वो अपने आप को वहां आराम महसूस करे, वहां पर रिलैक्स महसूस करे और सुरक्षित महसूस करे। मैं अपने परिवार में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत मुझको परेशान नहीं कर सकती, तंग नहीं कर सकती, मुश्किल में नहीं डाल सकती। तो ऐसा उसको एनवायरनमेंट देना चाहिए, घर का वातावरण इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। और नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर है पीसफुल एंड इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रैक्टिसेस। परिवार में झगड़े किसके नहीं होते, सभी की समस्याएं हैं होती है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, परंतु उनके समाधान भी होते हैं। प्रभावी समाधान होने चाहिए जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है वो सुलझाए जा सके। और जब विवाद सुलझ जाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, बच्चा सेफ महसूस करेगा, परिवार का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बहुत सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। अभी आप आ जाइए, कम्युनिटी एंड सोसाइटी का क्या रोल हो जाएगा, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और कौन कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला, कम्युनिटी और सोसाइटी का रिस्क फैक्टर कौन सा होगा, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद हेल्प सीकिंग एंड मेंटल इलनेस। मतलब कि ये जुड़ा हुआ है कि कैसे मैं लोगों से मदद मांगू, कैसे उनसे बताऊं कि ये चीजें मेरे साथ में हो रही हैं, तो अपनी बातें वो कह नहीं पाता। उसके मन में ये बातें जुड़ी हुई हैं कि मैं ये बातें बताऊंगा तब मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, मेरे परिवार के ऊपर कलंक लग जाएगा। तो वो स्टिग्मा को नहीं छोड़ पा रहा है, अपनी बातों को नहीं बता पा रहा है, वो मदद के लिए दूसरों के पास में नहीं जा पा रहा है, मेंटल इलनेस के बारे में वो नहीं कह पा रहा है, ये सबसे बड़ा कारक बनता है। इसके बाद में कम्युनिटी प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्राइवेशन, ये भी एक कारण होता है कि समाज में लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो ये कारण बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। ये सुविधाएं समाज में नहीं है, मेंटल हेल्थ को सीधे पागल घोषित किया जाता है, उसके लिए कोई समाधान की बातें नहीं की जाती है। और नेक्स्ट है कम्युनिटी वॉयलेंस। कम्युनिटी वॉयलेंस है समुदाय में आपस में झगड़े होते हैं, आपस में विवाद होते हैं, इन वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। सेंसेशनलाइज्ड एंड इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड केसेस इन मीडिया,
यानी कि इस प्रकार से रिपोर्टिंग की जाती है कि वो अच्छे पॉजिटिव वे हैं वो नहीं बताए जाते, उनके साथ में बहुत सारी चीजें गलत धारणाएं जोड़ करके बताई जाती है कि उसने ऐसा किया होगा इसलिए ये हो गया, ऐसा होगा इसलिए ये हो गया। ये सब इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग है वो सुसाइड केसेस के बारे में समाज में की जाती है। और नेक्स्ट है एक्सपीरियंसिंग ए डिजास्टर और इमरजेंसी। कोई डिजास्टर होता है या इमरजेंसी होती है तो वहां पर क्या होता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसके बाद में आप क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं, समाज का क्या रोल हो सकता है सुसाइड को रोकने के लिए, कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है। प्रोटेक्टिव फैक्टर में सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट नेटवर्क। ये बहुत बड़ी बात है कि आपस में रिलेशनशिप अच्छे हो, सोशल सपोर्ट नेटवर्क है, सहायता करने वाला नेटवर्क अच्छा हो। इसके बाद में एसेसिबल मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, आसानी से सुविधाएं मिल सकती है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, रिड्यूस एक्सेस टू लेथल मींस ऑफ सुसाइड अमंग पीपल एट रिस्क। इन चीजों को कम करना चाहिए कि इसका अंतिम उपाय क्या है, सिर्फ सुसाइड है। और चौथा क्या कारण हो सकता है, कल्चरल वैल्यूज एनकरेजिंग वैल्यूइंग ऑफ लाइफ। मतलब कल्चरल वैल्यूज हैं उनको एनकरेज किया जाए और साथ में जीवन के उद्देश्य हैं वो उनको बढ़ावा दिया जाएगा। आपका जीवन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है समाज के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए। तो ये सब कारण है जो प्रोटेक्शन दे सकते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है। तो साथियों हमने चर्चा की कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, किन कारणों से सुसाइड को बढ़ावा मिलता है और कैसे उनको रोका जा सकता है। ये सभी हमने चर्चा की है, इंडिविजुअल लेवल पर भी किए, साथ में स्कूल लेवल पर किए, फैमिली लेवल पर किए, कम्युनिटी और सोसाइटी के क्या रोल होते हैं, ये सभी चर्चाएं करें। अभी आगे देख लेते क्वेश्चंस, देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते 28। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एन अवेयरनेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। छात्रों को अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जागरूक रखने का क्या महत्व है। It helps them explore alternative ways to deal with difficult situations. It helps them make effective choices to handle perceived difficulties. It helps them have a sense of self-worth and responsibility towards their well-being. और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। छात्रों को अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जागरूक रखने के क्या महत्व हो जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इट हेल्प्स देम एक्सप्लोर अल्टरनेटिव वेज टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस। मतलब क्या बताया है कि अगर कोई समस्या परेशानी में फंस जाता है तो अल्टरनेटिव उसको पता होने चाहिए। वो क्या करेगा, अल्टरनेटिव वेज है उनको पता लगा लेगा। अगर उसको अपनी स्ट्रेंथ ताकत पता है तो वो एक कोई कमजोरी की वजह से दूसरी स्ट्रेंथ को अप्लाई करेगा और डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे ओवरकम हो जाएगा। साथ में इट हेल्प्स देम मेक इफेक्टिव चॉइसेस टू हैंडल परसीव्ड डिफिकल्टीज। अगर एक चॉइस है वो कमजोर हो गई है, उसने कोई गलत रास्ता चुन लिया है, तो दूसरे इफेक्टिव चॉइसेस है उसके पास में होंगी। वो अपनी क्षमता ताकत के अनुसार एक समस्या से निकल करके और दूसरे रास्ते को चुन सकता है। और तीसरा, इट हेल्प्स देम ए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर वेल बीइंग। मतलब कि उसके पास में ये क्षमताएं होनी चाहिए कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जो मुझे फायदा देने वाला है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेल्फ वर्थ है उनकी ओर वो आगे बढ़ेगा, जिससे उसका जीवन है वो अच्छा हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है बच्चे की बतानी होंगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सिलीसेड झील सीरीज 2 का अगला सवाल देख लेते हैं 29। व्हाट शुड एफर्ट्स बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्टूडेंट्स। छात्रों की सहायता के लिए किस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। छात्रों की सहायता के लिए किस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, स्कूल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, तो उनको क्या करना होगा, कम करना होगा। ये हम देख चुके हैं कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, उनको हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। और साथ में स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, प्रोटेक्टिव फैक्टर भी हमने देखे कैसे प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, तो उनको बढ़ावा दिया जाए इंडिविजुअल लेवल पर, स्कूल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर। इनको हमें क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा। तो रिस्क फैक्टर आप कम करिए और प्रोटेक्टिव फैक्टर है उनको बढ़ावा दीजिए। तो क्या हो जाएंगे, बच्चों की सहायता हो जाएगी, जिससे अच्छे प्रयास है वो माने जाएंगे समाज के, परिवार के।
सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 30। व्हाट आर वार्निंग साइंस इन रिलेशन टू स्टूडेंट सुसाइड रिस्क? छात्र आत्महत्या जोखिम के संबंध में चेतावनी के संकेत क्या होते हैं? कौन कौन से चेतावनी या वार्निंग साइन आप देख सकते हैं जो सुसाइड से जुड़े हुए हैं, रिस्क को बढ़ाते हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे इंडिकेटर्स दैट ए स्टूडेंट इज एट रिस्क ऑफ सुसाइड, बिहेवियर्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स एट रिस्क, और सी ऑप्शन हो जाएगा फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिपेंडेंटली और हैव ए क्युमुलेटिव इफेक्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। छात्र आत्महत्या जोखिम के संबंध में चेतावनी के संकेत कौन कौन से हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इंडिकेटर्स दैट ए स्टूडेंट इज एट रिस्क ऑफ सुसाइड, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स होंगे, उन इंडिकेटर्स को ध्यान रखना है, संकेतों को ध्यान में रखना है। अब संकेत ध्यान रखने के लिए उसके आप पीछे पीछे मत दौड़िए, कुछ चीजें हैं वो गौर करते रहिए। कोई एबनॉर्मल अगर बिहेवियर वो करता है तो वो पता लगाइए, जैसे बिहेवियर्स हैं, फीलिंग्स हैं, एक्शन ऑफ स्टूडेंट हैं, कोई एक्शन होते हैं, कोई अचानक से उसमें चेंजेज आते हैं, उसको आपने कोई बात बोली और वो बुरी लगी तो आपको गौर करना है कि अचानक क्यों बुरी लग गई। मैंने ये बात कही कि बेटा पढ़ ले या पढ़ाई कर ले या स्कूल समय पर चले जा या गेम कम खेला कर या टीवी कम देखा कर, तो बच्चा मान लेता था। अचानक उसकी फीलिंग्स हैं वो बदल गई हैं, वो ओवर रिएक्टिव हो गया है, उसके व्यवहार में अचानक चेंजेज आ रहे हैं, या कोई ऐसा एक्शन बच्चा कर रहा है जो पहले वो नहीं करता था, तो आपको क्या करना है? गौर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं है, तो आपको क्या करना है? वो चेतावनी के संकेत हो सकते हैं, आपको गौर करना है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिपेंडेंटली और हैव ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी कि कौन कौन से कारण हैं जो उसके व्यक्तित्व में बदलाव दिख रहे हैं या क्यूमुलेटिव कोई इफेक्ट है, उनको देखना है। तो कुछ संकेत होते हैं, उन संकेतों को आपको गौर करना है, अवॉइड नहीं करना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए और लाइक बटन दबाइए। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ी चीजें हैं वो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं। तो सुसाइडल फैक्टर्स है वो भी विद्यालय में बढ़ रहे हैं, उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, तो गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। और आप कमेंट करके भी बताइए अगर आपको कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों देख लेते हैं वार्निंग साइन कौन कौन से होते हैं जो सुसाइड केसेस को बढ़ावा देते हैं, रिस्क को बढ़ाते हैं, उनको चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फीलिंग्स है। फीलिंग्स में सबसे पहला पॉइंट है होपलेसनेस, स्टेटमेंट सच एज थिंग्स विल नेवर गेट बेटर, देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग एनी मोर। तो यहाँ पर आपको समझना है वो निराशावादी हो गया है। स्टेटमेंट अगर वो कहते हुए सुनते हैं आप, जैसे थिंग्स विल नेवर गेट बेटर, कि वो ऐसा बोलता है कि आगे कोई समाधान नहीं हो सकता, अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, अब सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा वो कहता है, स्टेटमेंट देता है। या देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग एनी मोर, कि आपको कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई आगे बढ़ने के पॉइंट नहीं बचे हैं, अब कोशिश है, वो प्रयास है वो बेकार है, ऐसा वो कहता है। तो आप सोचिए कि बच्चा होपलेसनेस हो गया है, उसमें निराशा आ गई है, बच्चा अब क्या हो गया? निराशावादी हो गया है, उसके मन में निराशा पैदा हो गई है, वो ऐसा सोच रहा है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, या कुछ और आगे करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो क्या है? निराशावादी हो गया है। या हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस का मतलब है कि उसको सहायता नहीं मिल रही है, वो ऐसा सोच रहा है कि मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। आप ये बात कैसे समझ सकते हैं? वो स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट सच एज नो वन कैन हेल्प मी विद माई प्रॉब्लम्स, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, कोई मुझे मदद नहीं करता है, ऐसा वो कहता है। इसका मतलब है कि उसके मन में हेल्पलेसनेस आ गई है, फीलिंग आ गई है। नेक्स्ट है आई कैन नॉट सी ए वे आउट, मतलब कि मुझे आगे कैसे जाना है, मुझे कौन सहायता करेगा, मैं आगे कैसे निकलूंगा, ये चीजें उसके मन में आएंगी। इसका मतलब है कि वो उसको कोई मदद करने वाला नहीं है, उसके मन में फीलिंग आ गई है। इसके बाद में वर्थलेसनेस, यहाँ पर वर्थलेसनेस का मतलब है स्टेटमेंट सच एज आई एम यूजलेस, मतलब अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है, उसने सोच लिया कि मैं बेकार हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, ये अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो वर्थलेसनेस उसके मन में फीलिंग आ गई है। और साथ में आई एम नॉट इम्पोर्टेंट टू एनीवन,
मेरा कोई उपयोग नहीं है, मैं धरती पर बोझ हूं, ये फीलिंग आ गई, तो वर्थलेसनेस उसमें हो गई है। और इसके साथ में गिल्ट, सेम, सेल्फ हेटर्ड, वो अपने मन में गिल्टी महसूस कर रहा है, शर्म महसूस करता है, अपने आप पर लज्जा आती है। ये फीलिंग है कब आती है, वो अगर ऐसा कह रहा है, आई एम ए बर्डन ऑन अदर्स, मैं दूसरे के ऊपर बोझ हूं, भार हूं, धरती पर वजन हूं, ये कह रहा है, इसका मतलब गिल्ट फील कर रहा है, सेम महसूस कर रहा है, या सेल्फ हेटर्ड है, खुद से नफरत कर रहा है। और साथ में ही आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर घृणा है, ये बात बोलता है, तो उसके मन में गलत फीलिंग आ रही है। और इरिटेबिलिटी, एग्जॉशन, मतलब कि वो उत्तेजित हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो रहा है, तो उसके लिए फीलिंग क्या आ रही है, वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट सच एज आई फील सो टायर्ड फिजिकली एंड इमोशनली, मैं थक चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। तो वो क्या है, इरिटेबिलिटी शो कर रहा है, एग्जॉशन शो कर रहा है, अब मुझ में एनर्जी नहीं बची है, तो ये फीलिंग उसके मन में आ रही है। इसके बाद में परसिस्टेंट सैडनेस, दुखी हो गया है, आई फील सैड ऑल द टाइम एंड आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप दिस फीलिंग। वो ये कहता है कि मैं दुखी हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, लगातार वो दुख रहता है उसके मन में। तो ये फीलिंग है, वो क्या हो रही है, सैडनेस की फीलिंग आ रही है। और साथियों, ये सभी क्या है, वार्निंग साइन है, बच्चे के वार्निंग साइन है। इन वार्निंग साइन को आप टीचर है तो अवॉइड मत करिए। इन वार्निंग साइन को अगर आप पेरेंट है, भाई है, बहन है, तो आप अवॉइड मत करिए। ये सब चीजों को आप गौर करिए और आप समझ जाइए कि ये अब रिस्क हो सकता है, इनको आप रोक सकते हैं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। आगे देख लेते हैं क्या बातें बताई गई है। बिहेवियर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से बिहेवियर हैं जो आपको क्या करेंगे, वार्निंग साइन देते हैं। तो विड्रॉल फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स, क्लासमेट, फैमिली, मतलब कि सोशल इंटरेक्शन वो कम करना शुरू कर दिया है। पहले वो अपने दोस्तों के साथ में घुलता मिलता था, क्लासमेट के साथ में घुलता मिलता था, फैमिली के साथ में घुलता मिलता था, बहुत टॉकेटिव था, बातचीत करता था। अब उसने अपने आप को अलग कर लिया है, तो पृथक्करण ये खतरनाक चीज होती है, ये भी वार्निंग साइन में है। इसके साथ में लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कोई चीज पर गौर नहीं करता, such as being absent minded, forgetful and or restlessness in class, यानी कि अपने विचारों में, ख्यालों में खोया रहता है, वहां क्लास में क्या बात बताई गई, उससे क्या बोला गया, उसको पता ही नहीं होता, वो चीजों को भूल जाता है, या वहां पर वो शांत नहीं बैठता है। ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन में होती है। आप टीचर हैं तो पहचानिए, बच्चा है वो आपकी बातों को गौर करने के बजाय कोई चीजें बजा रहा है, कोई नींद ले रहा है, किसी के घूंसे मार रहा है, किसी के पिंच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन उसका डिस्टर्ब हो रहा है, और ये वार्निंग बिहेवियर हो सकता है। इसके साथ में सडन मूड चेंजेस, सडन मूड शिफ्ट्स विदाउट एनी नॉन कॉज, सडनली स्पॉट्स ऑफ एंगर, क्राइंग, कोई बच्चा है अचानक से हंसने लगेगा, रोने लगेगा, या चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, तो ये क्या है, उसके वार्निंग साइन हो सकते हैं बिहेवियर में। इसके बाद में वर्बल क्यूज, स्टेटमेंट सच एज आई वॉन्ट बी अराउंड फॉर लॉन्ग, मतलब कि मैं दुनिया में ज्यादा नहीं रहने वाला हूं, ऑल माई प्रॉब्लम्स विल एंड सून, मेरी सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली है, समस्याएं एंड होने वाली है। इसका मतलब है कि वो वार्निंग बिहेवियर आपको दिखा रहा है, इसको आप अवॉइड मत करिए। चेंज इन एपटाइट, स्लीपिंग पैटर्न, भूख के पैटर्न में बदलाव आ जाएंगे, बहुत ज्यादा खा लेगा या नहीं खाएगा, या कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी, कभी दिन में लगेगी कभी रात में लगेगी, या स्लीपिंग पैटर्न है वो बदल जाएंगे, पूरे दिन सोए रहेगा या पूरी रात नहीं सोएगा, तो उसके पैटर्न है वो बदल जाएंगे। तो इसका मतलब है उसके बिहेवियर में चेंजेज आ रहे हैं। इंक्रीज और डिक्रीज एपटाइट और डिस्टर्ब स्लीप शेड्यूल है वो उसके बदल जाएंगे, तो ये वार्निंग साइन है। इसके साथ में नेग्लेक्टिंग पर्सनल केयर, सच एज अनकॉम्ड हेयर, रेपेल्ड क्लॉथ, नॉट टेकिंग केयर ऑफ बिलोंगिंग्स, तो ये अगर बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है, अपनी केयर नहीं कर पा रहा है, बाल बिखरे पड़े हैं, कपड़े ऐसे ही हैं, उल्टे सीधे गुमडे सिमटे कपड़े पहन रखे हैं, या अपनी चीजों को ख्याल नहीं रख रहा है, देख नहीं रहा है, तो ये क्या हो सकते हैं, वार्निंग साइन हो सकते हैं। और साथियों, आपको ध्यान देना है कि वार्निंग साइन के लिए आप चश्मा लगा के, टॉर्च लेके नहीं घूमेंगे, ये चीजें आपके लिए गलत हो सकती है, बच्चे के लिए गलत हो सकती है।
आप सिर्फ अवेयर रहिए, कोई चीजें गलत आपको महसूस हो रही है तो उनको नेग्लेक्ट मत करिए। ये सब साइन है नॉलेज मंडली ने आपको बता दिए जो बिहेवियर में आते हैं, वार्निंग साइंस है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए एक्शन कौन कौन से हैं, जो वार्निंग एक्शंस कौन कौन से हैं जो रिस्क बढ़ाते हैं। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लूजिंग इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एंजॉयड स्कूल एक्टिविटीज, जो पहले बहुत एंजॉय करता था, कोई डांस में, गेम में या कोई काम में बहुत एंजॉय करता था, मजा लेता था, उसको आनंद आता था, वो चीजों से दूर हट गया है। इसके साथ में इंडल्जिंग इन रेकलेस बिहेवियर, मतलब कि अजीब सा व्यवहार वो कर रहा है। बीइंग केयरलेस अबाउट सेफ्टी, यूज ऑफ सब्सटेंस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीजें करना शुरू कर दिया है। इसके साथ में टॉकिंग अबाउट सेल्फ हार्म और एंडिंग लाइफ, डिस्ट्रॉइंग बिलोंगिंग्स, मतलब कि वो अपने जीवन को खत्म करना चाह रहा है, अपने शरीर को चोट पहुंचा रहा है या अपनी चीजों को तोड़ फोड़ रहा है। टॉकिंग, राइटिंग और यूजिंग सोशल मीडिया टू शेयर थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म, डिस्ट्रॉइंग पर्सनल बिलोंगिंग्स, ये भी क्या है उसके एक्शन है, वो खतरनाक है। आप जागरूक हो जाइए, अवेयर हो जाइए। इसके साथ में डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस इन स्कूल एक्टिविटीज, जो परफॉर्मेंस उसकी पहले आ रही थी अचानक से डिक्लाइन हो गई है, अचानक से परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई है, पुअर अटेंडेंस हो गई है, स्कूल में वो समय पर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। डिक्लाइन इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एकेडमिक एंड अदर स्कूल वर्क, अचानक से वो गिरावट आ गई है, स्कूल एक्टिविटीज में गिरावट आ गई है, तो आप क्या कह सकते हैं, वार्निंग एक्शन उसको बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है बिकमिंग डिटैच्ड, रिटर्निंग गिफ्ट्स टू फ्रेंड्स फॉर नो रीजन, सेइंग गुड बाय टू क्लासमेट्स, नो एक्साइटमेंट एक्सप्रेस्ड इन मीटिंग फ्रेंड्स। तो ये एक्शन है आपको, जैसे कोई फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है तो वो क्या कह रहा है कि ले भाई तेरा वो जो गिफ्ट दिया था वो वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए। वो कारण भी नहीं बता रहा है कि क्यों आप इस गिफ्ट को वापस कर रहे हैं, तो वो आप पृथक्करण होना चाह रहा है, वो लोगों से अलग थलग पड़ना चाह रहा है, अपने दोस्ती खत्म कर रहा है। सेइंग गुड बाय टू क्लासमेट्स, तो दोस्तों को, अपने साथियों को, क्लासमेट को गुड बाय बोल रहा है कि नहीं अब मुझे नहीं रहना, खत्म हो गया सब कुछ। नो एक्साइटमेंट एक्सप्रेस इन मीटिंग फ्रेंड्स, दोस्तों को देख करके जो उसकी बाहें खिल जाती थी, उसकी बाँछें खिल जाती थी, उनको देख करके उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि कोई न कोई गड़बड़ तो है, आपको देखना होगा, गौर करना होगा। साथियों, हमने वार्निंग साइन में फीलिंग्स है, बिहेवियर और एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, चेतावनी वाले कौन कौन सी फीलिंग हो सकती है, कैसे बिहेवियर हो सकते हैं और उसके कार्य कौन कौन से हो सकते हैं जो रिस्क बढ़ाते हैं, इन पर चर्चा करी। अभी देख लेते सवाल 31। व्हाट इज वन ऑफ द एक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड इन स्कूल, स्कूलों में आत्महत्या की रोकथाम में शामिल कार्यों में से एक क्या है। इग्नोरिंग वार्निंग साइंस इन स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग ए डेडिकेटेड टीम इन स्कूल, promoting a competitive school environment, limiting the capacity of stakeholders। स्कूलों में आत्महत्या की रोकथाम में शामिल कार्यों में से एक क्या हो सकता है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्रिएटिंग ए डेडिकेटेड टीम इन स्कूल। मतलब कि डेडिकेटेड टीम है विद्यालय में बनाई जाए, जहां पर बच्चों की डेडिकेटेड टीम बने, खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए, और साथ में टीम वर्क वहां पर होना चाहिए। इसके साथ में टीचर का भी डेडिकेटेड टीम है वहां पर होनी चाहिए। जब डेडिकेटेड टीम बन जाएगी तो वहां पर टीम वर्क होगा और छोटी मोटी कोई समस्या होगी तो निश्चित रूप से उनके समाधान निकलेंगे। तो कौन सी चीज है जो आत्महत्या को रोक सकती है स्कूलों में, क्रिएटिंग ए डेडिकेटेड टीम इन स्कूल्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 32। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कूल वेलनेस टीम SWT, स्कूल वेलनेस टीम SWT का उद्देश्य क्या है। promoting a competitive school environment, building capacity for different stakeholders, responding immediately to situations where a student is at risk, setting up a supportive school environment। स्कूल वेलनेस टीम यानी कि SWT का मतलब क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, सेटिंग अप ए सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। मतलब कि इस तरीके का एक इन्वायरमेंट बनाया जाए, एक टीम बनाई जाए जिससे कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट बच्चे को मिले, बच्चे को हर तरफ से सहायता मिले, किसी भी परेशानी से मुक्ति दिलाने में वो मदद करे। तो SWT बनाई जाएगी, यानी कि स्कूल वेलनेस टीम है वो क्या करेगी, एक सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट डेवलप करने में मदद करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, सेटिंग अप ए सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो कमेंट भी करिए। अगला सवाल देख लेते 33। व्हाट इज वन ऑफ द एक्शंस इन्वॉल्व इन रिस्पोंडिंग टू स्टूडेंट्स एट रिस्क, जोखिम में छात्रों को जवाब देने में शामिल कार्यों में से एक क्या है। एनकरेजिंग सेल्फ हार्म बिहेवियर्स,
आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स एग्जिबिटिंग वार्निंग साइंस, डिलेइंग रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस, लिमिटिंग द एक्शंस टेकन बाय द स्कूल। जोखिम में छात्रों को जवाब देने में शामिल कार्यों में से एक क्या होना चाहिए? सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बी हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स एग्जिबिटिंग वार्निंग साइंस। मतलब कि वार्निंग साइन को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। वार्निंग साइन को पहचानने के लिए उनको जागरूक किया जाए कि अगर आपको ये चीजें सोचने में आ रही हैं, बिहेवियर में आ रही हैं, तो आप उनको रिस्पोंड करिए, उनको बताइए, अपने पेरेंट को बताइए, आप अपने टीचर को बताइए। तो ये आपको क्या करना है, जोखिम में छात्रों को जवाब देने में शामिल कार्यों में से एक क्या हो जाएगा, आपको ये बातें बतानी होंगी। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स एग्जिबिटिंग वार्निंग साइंस, जो वार्निंग साइन दे रहे हैं उनको आपको पता लगाना होगा, तब जाकर के ये वार्निंग साइन को रिमूव किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते 34। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड इन स्कूल्स? स्कूलों में आत्महत्या रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल वेलनेस टीम, एसडब्ल्यूटी, एंटायर स्कूल कम्युनिटी, स्टेक होल्डर्स। स्कूलों में आत्महत्या रोकने के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा? सही उत्तर यहां पर हो जाएगा सी हो जाएगा, एंटायर स्कूल कम्युनिटी। पूरा विद्यालय जिम्मेदार होगा। एक किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, कि वाइस प्रिंसिपल है, कि टीचर है, कि वार्डन है, कि कर्मचारी है। किसी एक को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। पूरे विद्यालय परिवार को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, जिससे कि एंटायर कम्युनिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी और सुसाइड केस है वो खत्म हो जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, एंटायर कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड इन स्कूल्स। प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स पर आधारित सिलीसेट झील सीरीज 2 का नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 35। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कूल वेलनेस टीम एसडब्ल्यूटी? स्कूल वेलनेस टीम एसडब्ल्यूटी की क्या भूमिका है? आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स एट रिस्क, टेकिंग इमीडिएट एक्शन, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल वेलबींग, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एसडब्ल्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट टीम बनाई जाती है विद्यालयों में, स्कूल वेलनेस टीम बनाई जाती है बच्चों को सुसाइडल केस से बचाने के लिए, बुलिंग से बचाने के लिए। तो एसडब्ल्यूटी के क्या कार्य हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स एट रिस्क, मतलब कि जो रिस्क पर है, जो खतरे पर है, वल्नरेबल है स्टूडेंट, उनको पता लगाना। इसके साथ में टेकिंग इमीडिएट एक्शन, अगर कोई रिस्क पर बच्चा है, कोई उसकी दिक्कतें हैं, तो टीम को क्या करना होगा? इमीडिएट एक्शन लेना होगा। उन फैक्टर्स को रिमूव करने के लिए तुरंत एक्शन करना होगा। और क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल वेलबींग, ये भी बताना होगा कि मेंटल वेलबींग है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सभी कार्य किसके हो जाएंगे? एसडब्ल्यूटी के हो जाएंगे, यानी कि स्कूल वेलनेस टीम के हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे तो लाइक बटन भी दबाइए और अगला सवाल भी देख लीजिए 36। What should stakeholders do when they identify a student displaying warning signs? जब हितधारकों को चेतावनी के संकेत प्रदर्शित करने वाले किसी छात्र की पहचान हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब कि स्टेक होल्डर्स है, उनको पता लग जाता है कि कोई दिक्कतें हैं, यानी कि स्टेक होल्डर्स को ये मालूम चल जाता है कि किसी बच्चे में वार्निंग साइन है, वो मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। तो उनको क्या करना होगा? स्टेक होल्डर को यानी कि हितधारकों को चेतावनी वाले संकेत मिलने पर क्या करना होगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे रिपोर्ट टू द स्कूल प्रिंसिपल, रिपोर्ट टू द एसडब्ल्यूटी, टेक इमीडिएट एक्शन देमसेल्व्स, इग्नोर द सिचुएशन। जब हितधारकों को चेतावनी के संकेत प्रदर्शित करने वाले किसी छात्र की पहचान हो जाती है तो उन्हें क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रिपोर्ट टू द एसडब्ल्यूटी। एसडब्ल्यूटी है, स्कूल वेलनेस टीम बनी हुई है, तो उसको रिपोर्ट करना होगा जिससे कि वार्निंग साइन को खोजा जाए और उससे चर्चा की जाए, उनको रिमूव किया जाए, एक्शन लिया जा सके। ये सब चीजों के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी स्टेक होल्डर होंगे उनको रिपोर्ट करनी होगी, वो बच्चे के बारे में बताना होगा। किसे बताना होगा? एसडब्ल्यूटी को बताना होगा। क्वेश्चन देख लेते 37। व्हाट इज सजेस्टेड रिगार्डिंग द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एसडब्ल्यूटी? एसडब्ल्यूटी के पुनर्गठन के संबंध में क्या सुझाव दिया गया है? इट शुड बी डन एनुअली, इट शुड बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस, इट शुड बी डन ओनली व्हेन नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिकॉन्स्टिट्यूट द एसडब्ल्यूटी। एसडब्ल्यूटी के पुनर्गठन के संबंध में क्या सुझाव दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इट शुड बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस। एक बार आपने एसडब्ल्यूटी टीम गठित कर दी है तो उसको आपको क्या करना होगा? रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा, पुनर्गठित करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो लगातार सालों साल चलती रहे।
तो ये गलत हो जाएगा। उसको टीम को बदलना होगा, उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होगा, पुनर्गठन करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इट शुड बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस। और साथियों देख लीजिए SWT क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। ये नॉलेज मंडली आपको बता रहा है स्कूल वेलनेस टीम में कौन कौन शामिल होंगे। स्कूल प्रिंसिपल है वो टीम लीडर होगा। इसके बाद में स्कूल काउंसलर, आइडेंटिफाइड टीचर, कोई स्कूल काउंसलर है या आइडेंटिफाई कोई भी टीचर है उसको टीम कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। इसके साथ में टीचर्स है, पहला मेंबर कौन हो जाएगा, वन फ्रॉम ईच स्टेज, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। मतलब हर स्टेज से एक टीचर लिया जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज से एक लिया जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज से लिया जाएगा, मिडिल स्टेज से लिया जाएगा, सेकेंडरी स्टेज से लिया जाएगा। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 4 मेंबर हो गए। इसके साथ में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMCA रिप्रेजेंटेटिव, 1 पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड 1 कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 मेंबर इसमें हो जाएंगे, एक पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, एक कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। इसके साथ में पीयर मॉनिटर लीडर्स, 1 फ्रॉम ईच स्टेज, मिडिल एंड सेकेंडरी। मिडिल से एक होगा और सेकेंडरी से एक होगा, इसका मतलब 2 मेंबर पीयर मेंटर होंगे। और नेक्स्ट है स्कूल मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स एक कोई होगा, या तो मेडिकल ऑफिसर हो सकता है या स्टाफ नर्स हो सकती है। स्कूल सपोर्ट स्टाफ कोई एक होगा। तो यहाँ पर आप देखिए मेंबर कितने हो गए, 4 ये हो गए, 4 टीचर में से 4 हो गए। इसके बाद में 2 मेंबर हो जाएंगे SMC से हो जाएंगे, 2 SMC से हो जाएंगे, और पीयर मॉनिटर है वो 2 हो जाएंगे, और स्कूल मेडिकल ऑफिसर है या स्टाफ नर्स एक हो जाएगी, और स्कूल सपोर्ट स्टाफ से यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ से हो जाएगा। तो टोटल मेंबर यहाँ पर कितने हो गए, टोटल मेंबर 10 हो गए। 10 मेंबर के साथ में ये कोऑर्डिनेटर होगा, एक कोऑर्डिनेटर यहाँ पर हो जाएगा, और स्कूल प्रिंसिपल यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल मेंबर की अगर बात करें, टोटल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है 12 हो जाएंगे, जिनमें 4 टीचर होंगे, 2 SMC मेंबर होंगे, 2 पीयर मेंटर होंगे, एक मेडिकल ऑफिसर या स्टाफ नर्स होगी, और साथ में सपोर्टिव स्टाफ भी होगा। तो इस तरीके से ये टीम बनेगी, और टीचर कोऑर्डिनेटर होगा, साथ में प्रिंसिपल होगा। टोटल मेंबर SWT में कितने हो जाएंगे, 12 मेंबर हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके साथ में कोलैबोरेशन में, मतलब कि ये SWT में है वो बनेगी, इसके साथ में कोलैबोरेशन में इसके सहयोगात्मक रूप से कौन कार्य कर सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट टीम। सपोर्ट किसके द्वारा किया जा सकता है, वाइस प्रिंसिपल इसको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हेडमास्टर है, हेडमिस्ट्रेस है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, सपोर्ट स्टाफ है, डोम वार्डन है या हाउस मास्टर्स हैं, फैमिलीज है, ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैं, ये हो सकते हैं। तो ये सपोर्टिव होंगे, परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा कौन होगा, 12 मेंबर से मिलकर के बना होगा, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल है वो टीम लीडर होगा, और स्कूल काउंसलर है या कोई भी आइडेंटिफाइड टीचर है कोऑर्डिनेटर होगा, और बाकी सदस्य मैंने आपको बता ही दिए। अगर आपको SWT का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिए। नया सवाल देख लेते हैं यहाँ पर 38। व्हाट इज वन वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सुसाइड इन स्कूल्स, स्कूलों में आत्महत्या के रोकथाम को कम करने का एक तरीका क्या है। Promoting a positive school environment, ignoring mental health issues, encouraging isolation and despair, discriminating against students। स्कूलों में आत्महत्या के जोखिम को कम करने का एक तरीका कौन सा हो जाएगा इनमें से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोमोटिंग पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट है, ये बनाना होगा जिससे कि स्कूलों में सुसाइड रिस्क को घटाया जा सकता है। क्वेश्चन देख लेते 39। हाउ कैन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ बेनिफिट स्टूडेंट्स, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने से छात्रों को कैसे लाभ हो सकता है। इट इंक्रीजेज स्टिग्मा एसोसिएटेड विद सीकिंग हेल्प, इट डिस्करेजेज स्टूडेंट्स फ्रॉम रीचिंग आउट फॉर सपोर्ट, और सी ऑप्शन हो जाएगा, इट प्रमोट्स ओपन डायलॉग एंड रिड्यूसेज स्टिग्मा। डी ऑप्शन हो जाएगा, इट आइसोलेट्स स्टूडेंट्स एंड प्रमोट्स जजमेंट। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने से छात्रों को क्या लाभ होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इट प्रमोट्स ओपन डायलॉग एंड रिड्यूस स्टिग्मा। खुली बातचीत करने में, ओपन डिस्कशन में ये मदद कर सकता है, और साथ में जो कलंक है या जो इस तरीके की भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोग चर्चा करेंगे, और जो स्टिग्मा इसके साथ में जुड़े हुए हैं वो खत्म होंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, इट प्रमोट्स ओपन डायलॉग एंड रिड्यूस स्टिग्मा। और साथियों देख लेते प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड एंड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, सिली सेड सीरीज पार्ट 2 का अंतिम सवाल 40।
What are some potential risks that a positive school environment can help reduce? ऐसे कौन से संभावित जोखिम हैं जिन्हें एक सकारात्मक स्कूल वातावरण कम करने में मदद कर सकता है? आइसोलेशन, डिस्पेयर एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, जजमेंट एंड फियर, इग्नोरेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पेयर, फियर, आइसोलेशन एंड स्टिग्मा। ऐसे कौन से संभावित जोखिम हैं जिन्हें एक सकारात्मक स्कूल वातावरण कम करने में मदद कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा आइसोलेशन, डिस्पेयर एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि इनको कम किया जा सकता है, सकारात्मक पहलू अपना करके आइसोलेशन को खत्म किया जा सकता है, डिस्पेयर को खत्म किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा आइसोलेशन, डिस्पेयर एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके से साथियों, प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स, उम्मीद के नाम से ये गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए थे। इनको लाया गया सिलीसेड झील श्रृंखला में। सिलीसेड झील श्रृंखला में अभी तक हम 40 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देखिए और आत्महत्या के प्रति अपनी समझ को बढ़ाइए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। बवंडर प्लान के वीडियोज हैं आपकी इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन ईएमआरएस, एनबीएस, केवीएस, DSSS, रीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।